तो कितने बटन है? यस। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून ऑल। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। रिप्लाई नहीं आ रहे, सो गए क्या तुम लोग? यस। कितने स्टूडेंट थे? 20 to 30। रिमूव कर, रजिस्टर्स रिमूव करो, एक चेक करो और उसको रिमूव कर दो। लोगों करो, तीनों करो। ओरिजिनल। हाँ, 2 मिनट टाइम ले रहा हूँ। कल में जो भी सिखाया था पूरा एक बार रिवाइज करो, चलो फास्ट। कल का पूरा रिवीजन करो, चलो। एक बार डायग्राम देख लेना, वो पूरा डायग्राम देखो एंड ऑल, तो उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, फास्ट। 2 मिनट में रिवाइज करो, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, ठीक है? डन। रिवीजन हो गया। ओके। प्रोसेस का फ्लो में सबसे पहले किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट हम कौन से फॉर्मेट में देते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं जो रिक्वायरमेंट हम देते हैं? इनपुट। गुड। और जो भी हमें आंसर मिलता है उसको क्या कहते हैं? ओके। तो इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? हाँ, अब इसकी वजह से मैंने रिवीजन करने के लिए कहा था। अभी नोटबुक में नहीं देखना, ना मुन्ना ना। हाँ, अभी विदाउट नोटबुक में देखे हुए आंसर देना, ठीक है? तो इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? और कुछ बचा? नहीं। ओके। आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? ओके। एंड देन तुम डेटा को परमानेंटली कौन से मेमोरी में स्टोर करते हो? उसको और क्या कहते हैं? उसको रैम कैसे कहेंगे, हार्ड डिस्क को? सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, ओके। और क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट डेटा स्टोरेज करना है तो, ठीक है? हाँ। फिर अगर तुम डेटा मेंशन कर रहे हो और तुम डेटा को एक्सेस कर रहे हो बस, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोसेसिंग, तो उस प्रोसेसिंग के लिए, उस डेटा को लोड करने के लिए कौन सी मेमोरी है तुम्हारे पास? उसको क्या कहते हैं? रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, हाँ, ओके। मेन मेमोरी भी कहते हो, ओके, गुड। और अगर
तुम हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कह रहे हो, तो फिर रैम प्राइमरी मेमोरी में आएगा, ठीक है। ओके, अब ये जो हार्ड डिस्क है वो अगर परमानेंट डेटा स्टोरेज है या परमानेंट मेमोरी है, तो फिर रैम कौन सी मेमोरी है? टेम्पररी। उसको और क्या कहते हैं? वोलाटाइल ऑल्सो, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम सिस्टम बंद करते हो उस रैम में से डेटा गायब हो जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? ओके। और फिर हमारा बूटिंग प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? रोम। व्हाट इज द यूज ऑफ बूटिंग प्रोग्राम? बूटिंग प्रोग्राम से क्या फायदा होता है? क्या बूटिंग प्रोग्राम का क्या फायदा है, या बूटिंग प्रोग्राम मतलब क्या? द इंस्ट्रक्शन सेट्स which is used to start a computer or to turn off the computer or hibernate the computer or sleep the computer or just installing the operating systems, ठीक है। ये जो फ्लो है ये फ्लो उसमें आता है बूटिंग प्रोग्राम में। क्लियर है? अगर मिस किया होगा तो नोट डाउन करके रख देना, ठीक है। हाँ, तो अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, हैंड्स सब किसका है वो हैंड्स डाउन करो। कुछ प्रॉब्लम होगा तो चैट बॉक्स में मेंशन कर देना। अंकिता कुलकर्णी, जो भी होगा तुम्हारा इश्यू चैट बॉक्स में मेंशन करो उसको। इट कैन नाइदर बी अपडेटेड और स्टोरेज। ओके गुड। हाँ, ठीक है। तो अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं। इनटू दैट सिनेरियो, जो हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर का हम यूज करने वाले हैं, करने वाले हैं, तो उस कंप्यूटर का यूज तुम करोगे, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसका इंटरेक्शन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। इंटरेक्शन इज लाइक आवर सिस्टम इज देयर। सिस्टम मतलब एक हार्डवेयर है, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर का काम हो रहा है क्या वहां पे? नहीं, सॉफ्टवेयर का भी तो काम हो रहा है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? गुड। यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और फिर ये यूजर का इंटरेक्शन इस सिस्टम से जो हो रहा है हमारे पास, तो सीधा हार्डवेयर पे हो रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहा है? हार्डवेयर पे हमारा इंटरेक्शन होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन होता है क्या सीधा? पक्का? जो वो मैंने नहीं बताया था वो आया था आंसर। 3 पॉइंट्स आए थे ना। ओके, देखो डायग्राम निकाल के रख लेते हैं। सबसे पहले आता है हार्डवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर में काम करने का तुम्हारा सिनेरियो नहीं होता, तुम बस वो बटन क्लिक करते हो क्योंकि उसके लिए ऑप्शन नहीं है। इनपुट देने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो ये सिर्फ तुम बटन क्लिक करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इंटरेक्शन हार्डवेयर से। हार्डवेयर इज लाइक कि ऐसा इंटरेक्शन जैसे कि तुम मेमोरी को यहाँ से वहां पे एक फोल्डर से उठा के उस फाइल को दूसरे फोल्डर में डाल रहे हो। तुमने क्या किया? माउस चेंज किया यहाँ से वहां, उतना ही। वो इंटरेक्शन नहीं, वो इनपुट था। गेटिंग? लेकिन जो इनपुट एक्चुअली दिया तुम लोगों ने मूव करने के लिए, वो किसको दिया था? सीधा हार्डवेयर को दिया क्या? नहीं दिया। सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया क्या? नहीं दिया। सो हार्डवेयर पे हम सीधा इंटरेक्शन नहीं कर सकते बिकॉज देर इज अ लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देर इज ओएस। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर इस हार्डवेयर पे होती है, जहाँ पे हार्डवेयर को संभालने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में यहाँ से वहां डेटा को ट्रांसफर करेगी। डेटा स्टोर करना है हमें, ओके। हार्ड डिस्क में अगर डेटा स्टोर करना है, तुम लोगों ने क्या किया? हार्ड डिस्क उठाई, उस पर कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा। ये कौन लिखने का काम करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ये सब कुछ मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। एंड देन देर इज अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जब भी यूजर यहाँ पे सिस्टम को एक्सेस करने का काम करेगा, तो सीधा सीधा इस आउटपुट आउटसाइड लेयर को ही इंटरेक्शन जाएगा। एंड दैट आउटसाइड लेयर इज, कोई भी सिनारियो ले लो, तुम सीधा सॉफ्टवेयर को ही इंस्ट्रक्शन देते हो। कोई भी ले लो। जैसे कि तुम लोगों को फाइल को मूव करना है, फाइल को मूव करना है वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, तो तुम फाइल एक्सप्लोरर लेते हो। फाइल एक्सप्लोरर लेके तुम एप्लीकेशन काम करते हो, तो फाइल एक्सप्लोरर इज द सॉफ्टवेयर, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे मूवीज, मूवीज देख रहे हो तुम लोग। मूवीज देखने के लिए तुम वीएलसी मीडिया प्लेयर वगैरह यूज करते होगे और कुछ। तो वो वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ही। उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे वेबसाइट से तुम्हें कुछ तो भी काम करना है, तो वेबसाइट कहाँ पे ओपन की? ब्राउजर। दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। कोई भी ले लो सिनारियो। अब तुम्हारे सिनारियो दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए देयर विल बी सम कमांड्स।
तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं नहीं। उस कमांड को चलाने के लिए तुम टर्मिनल यूज करते हो, दैट टर्मिनल इज, दैट बैश इज सॉफ्टवेयर। जो भी तुम वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट यूज करोगे, पावर शेल यूज करोगे, दैट पावर शेल इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। तो सीधा इंटरेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम पे या हार्डवेयर पे नहीं होता है, इंटरेक्शन होता है तो सॉफ्टवेयर पे होता है। ओके, फिगर का नाम क्या आएगा फिर इसके? इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड मशीन। चलो नोट डाउन करो, और कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछ लेना। वॉइस इज नॉट क्लियर, क्लियर है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर वॉइस का कुछ प्रॉब्लम होगा तो सीधा चैट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है? और अगर ज्यादा सिनारियो, मतलब कि ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम लोगों का नेटवर्क का इशू होगा, तुम नेटवर्क इशू चेक कर लेना तुम लोगों का। लेट का झाला? आत्ता ऍडमिशन घेतलं? ठीक आहे, जागा बघा असेल तर. मध्ये जास्त ब्लँक का दिसते ते, जागा आहे का तिथं? डन। ओके, अब हम इंटरेक्शन के बारे में कह रहे थे कि यूजर का इंटरेक्शन मशीन के साथ कैसे होता है। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट कि ये कम्युनिकेशन होता है कैसे? बाय द वे, ये कम्युनिकेशन होता है कैसे? क्योंकि यूजर जो है, मतलब ह्यूमन बीइंग जब भी कम्युनिकेट करता है उसके पास उसकी नेचुरल लैंग्वेज होती है। विच लैंग्वेज? तुम लोग कौन सी लैंग्वेज में इंटरेक्शन करते हो? किसी को किसी से अगर कम्युनिकेट करना है तो? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अजून कोणती येत असेल तुम्हाला? राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। लेकिन सिस्टम का सिनारियो अलग है फिर। तो सिस्टम को तुम्हारी मराठी लैंग्वेज आती है क्या? मैं तुम्हाला काय मित्र कसं आहे तो म्हणणार आहे काय, अरे सर या बसा, बोलेगा क्या ऐसे? अभी तो नहीं बोल रहा है, बाद में पता नहीं। मतलब अलग लेवल पे ये इंटरेक्शन, अभी कम्युनिकेशन अगर किया जा रहा है तो वो एक्चुअल मराठी में नहीं कर रहा है, ठीक है? हाँ, उसके लिए अलग से जुगाड़ किया। डायरेक्टली सिस्टम को मराठी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? कौन सी? बाइनरी, गुड। तो जो सिस्टम है, सिस्टम को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं। तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है, और हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेक्शन
मतलब हम जो बात करेंगे तो आप मराठी हिंदी इंग्लिश में करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसा मेंशन कर लेते हैं कि वो कोई भी लैंग्वेज ऐसी है यहाँ पे। अब इसको इंटरेक्शन करना है तो बाइनरी में, तो बाइनरी में समझ में तो हमें भी नहीं आती है, सिस्टम बाइनरी समझ सकता है। गेटिंग सिनारियो समझ में आ रहा है? सिस्टम को बाइनरी समझ में आती है जो हमें नहीं समझ में आती। हमें मराठी हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है जो सिस्टम को समझ में नहीं आती है। और हम कह रहे हैं दोनों को कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट कैसे होगा फिर? है तो प्रॉब्लम होगा। ओके, उससे पहले एक क्वेश्चन की बाइनरी लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज? जीरो एंड गुड। होशियार है तुम। मेरा एक क्वेश्चन तुम देखा दो। मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? जीरो एंड वन। अब सिस्टम के बारे में तुम लोग को पता है ना, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्यों यूज करते हो तुम लोग? रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे तुम लोगों को एक्यूरेसी प्रोवाइड की जाती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ आंसर आता है। मतलब इंटेलिजेंट है, राइट? ऐसी इंटेलिजेंट सिस्टम को जीरो समझ रहा है, वन समझ रहा है, तो उसको टू क्यों नहीं समझ रहा है? तो उसको थ्री क्यों नहीं समझ रहा है? और अगर ऐसा ही है तो फिर उसको मराठी क्यों नहीं समझ में आ रही है? हम्म। ऐसी इंटेलिजेंट सिस्टम, जिस सिस्टम को जीरो समझ में आता है, वन समझ में आता है, लेकिन उसको टू नहीं समझ में आता, उसको थ्री नहीं समझ में आता है, उसको फिर मराठी नहीं समझ में आती। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो होता क्या है एक्चुअली? हाँ, पता है? नहीं पता है? नहीं पता? तो कभी क्वेश्चन नहीं आया ये दिमाग में? ये इतना खतरनाक कैलकुलेशन करके देता है, जो कैलकुलेशन करने में हमें बहुत टाइम लगता है। हम ऐसे स्पेसीज हैं जिनको ये मराठी वाले लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, और हमसे इंटेलिजेंट यहाँ पे वो सिस्टम है, तो उसको कैसे समझ में नहीं आ रही है? तो वो फिर बाइनरी में ही क्यों वर्क कर रहा है? बिकॉज देखा जाए तो वो जीरो वन है नहीं, वो तो हमारा जुगाड़ है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। सिस्टम क्या अंडरस्टैंड कर रहा है? ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखा। भाई साहब, कुछ भी जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग। इंडियन जुगाड़ वो तो पता था, ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये तो समझ में नहीं। ओके, तो ऑनलाइन पे तो आंसर आ गया, जीरो एंड वन। एक्चुअली थिंग इज की तुम्हारी सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज करके तुम लोग क्या कर सकते हो? इसको कम्युनिकेट कर सकते हो, इसको इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हो। तो ये जीरो एंड वन एक्चुअली इसी इलेक्ट्रिसिटी के, इसी करंट के स्टेजेस है, जिसमें से वन मतलब करंट अगर ऑन है तो वन, करंट अगर ऑफ है तो जीरो। तो करंट स्टेट ऑन वन, करंट स्टेट ऑफ जीरो। और ऐसे ही कम्युनिकेट किया जाता है। तो दो ही सिनारियो थे, या तो करंट पास होगा, उस पिन से करंट पास होगा, उस वायर से करंट पास होगा, या तो उसके वायर से करंट पास नहीं होगा। वायर मतलब कौन से? अपने डायरेक्टली स्विच वाले वायर नहीं, वो सिस्टम के अंदर जो होते हैं वहां पे छोटे छोटे वायर्स, जिसको सॉकेट्स टाइप वगैरह भी कहते हैं, जिसको पिंस वगैरह यूज करके आगे पास करना वो भी कहते हैं, ठीक है? तो थिंग इसकी वन मतलब अगर करंट पास हुआ तो वन, करंट पास नहीं हुआ तो जीरो। और थर्ड स्टेट तो है ही नहीं। जो है ही नहीं वो कैसे समझेगा? तो इट इज नॉट जीरो एंड वन एंड टू, नंबर वाला नहीं है ये, ठीक है? ये हमने हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। क्योंकि सोचो, मुझे कुछ तो भी उसको इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैं कह रहा हूँ करंट पास, करंट नॉट पास, करंट पास, करंट पास, करंट नॉट पास, करंट पास, करंट नॉट पास। वन करते बैठेगा, जीरो वन, जीरो वन, वन जीरो, जीरो वन, जीरो वन। दैट्स इट, काम खत्म। आया समझ में? ये क्लियर है सबको? हाँ, अब इसी इंटरेक्शन को अगर करना है हमें, तो उस पे ले लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। तुम लोगों ने कभी पॉलिटिशियंस को देखा कि वो जो प्रवचन देते हैं? नहीं, प्रवचन मतलब प्रवचन ऐसे फेंका फेंकी वाला चालू होता है उनका, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया हिला देंगे हम। लेकिन होता कुछ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं आती। हाँ, तो थिंग इज कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, तो कुछ बिग लेवल के पॉलिटिशियन के बारे में देखते हैं, ठीक है? ऐसे पॉलिटिशियन जो अलग अलग स्टेट में जाके भाषण करते हैं, ठीक है? अलग अलग स्टेट में जाके उनका भाषण होता है। तो ऐसे पॉलिटिशियन सोचो कि अगर महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र में उन लोगों को वो भाषण देना, सिमिलरली उन लोगों को आंध्रा में जाना है, आंध्रा में जाके भाषण देना है।
उन लोगों को कर्नाटक में जाना है, कर्नाटक में जाके भाषण देना। तो एवरी स्टेट में उनकी नेटिव लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी यूज की जाती है? मराठी। और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ओके। और तमिलनाडु, ओके। तो तुम लोग को पता है अलग अलग स्टेट से। तो फिर अभी ये जो पर्सन है, जो पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन वहां पे जाके वो बात कर रहा है, तो उनके नेटिव लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश वगैरह थोड़ी ना समझ में आ जाएगी। तो वहां पे ये इंटरेक्शन होगा कैसे? भाषण तो देना ही है, बिना भाषण दिए हुए वोट नहीं मिलेंगे। तो भाषण देने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर, गुड। तो देर विल बी ह्यूमन ट्रांसलेटर। वीडियोस देखे कभी उनके? ऐसा एक मतलब बहुत सारी वीडियोस है बाय द वे, उसमें से कुछ वीडियोस का रेफरेंस ले लेते हैं। ऐसा एक वीडियो है, बहुत वायरल ऐसे हुआ था कि कोई तो भी एक ऐसा पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना, जो से बात। लेकिन वो पॉलिटिशियन है, वो भाषण दे रहा है। भाषण देते समय ऐसा हुआ कि उसके पास जो ट्रांसलेटर था, वो ट्रांसलेटर ऐसे देख रहा है, वो मतलब कि वो भीड़ को देख के ऐसे देख रहा है, भीड़ को ये इधर उधर, झाड़ देख रहा है, पेड़ वगैरह इधर उधर सब कुछ ऐसे देखते जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है उसके काम पे। और फिर पॉलिटिशियन ने बोलना चालू किया, पॉलिटिशियन थोड़ा सा वेट करता है, फिर देखता है ये तो ट्रांसलेट ही नहीं कर रहा है। सपोज कर्नाटक में, ठीक है। तो अगर पॉलिटिशियन इंग्लिश में बोल रहा है या हिंदी में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, तो उस हिंदी को कन्नड़ में ट्रांसलेशन करने का काम उस ट्रांसलेटर का था। बंदे ने किया ही नहीं ट्रांसलेट। तो वो पॉलिटिशियन बोलता है कि अरे ट्रांसलेट करना भाई, मैं रुक रहा हूँ तेरे लिए, तो ट्रांसलेशन कब करेगा? तो मैं आगे वाला बोलूँ। एक वीडियो ऐसा है कि उस वीडियो में ऐसा था कि एक ही सेंटेंस, उस दो चार वर्ड्स थे, उस पॉलिटिशियन ने दो चार वर्ड से बताए। दूसरा पॉलिट मतलब कि वो ट्रांसलेटर ने चार लाइन चेप दी, चार सेंटेंस पे चार लाइन चेप दी। उसको आया टेंशन, भाई ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है क्या? वो कहना मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही बताना। तो ऐसे ट्रांसलेशन के अगर काम हो गए तो फिर तो गया फिर अपना। तो ऐसे प्रॉपर ट्रांसलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर्स का जो सिनारियो है, यहाँ पर भी हमारे पास जब हम इंस्ट्रक्शन सेट लिखते हैं कंप्यूटर से कुछ टास्क करवाने के लिए, सो दैट इंस्ट्रक्शन सेट्स मतलब प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड। मतलब हम अगर मराठी में भी अगर कुछ बात करना चालू करेंगे, तो मराठी में अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम है या ऐसी लैंग्वेज है मराठी की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन सेट्स लिख के प्रोग्राम लिख के उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो दीज आर दी इंस्ट्रक्शन सेट्स बाय द वे। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट्स मतलब प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहेंगे। कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, जैसे अब मराठी नहीं यूज कर सकते, अभी हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज यूज करना चालू करेंगे। पाइथन, ओके, जावा, सी प्लस प्लस, एक अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे हम अगर क्या करेंगे, बाइनरी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो वी नीड अ ट्रांसलेटर। सो देयर इज अ कंप्यूटर ट्रांसलेटर, जो क्या करेगा, सोर्स कोड को बाइनरी में ट्रांसलेट करके दे देगा, मतलब 0 और 1 लैंग्वेज में। क्लियर है? एनी डाउट? तो कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स हमारे पास कौन से हैं? बताओ चलो। हाँ, कौन से? इंटरप्रेटर, ओके गुड। और कंपाइलर, गुड। तो पहला ले लेते हैं यहाँ पे कंपाइलर। कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है? ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या है कंपाइलर का? पूरा कोड उठाएगा, एट अ टाइम ट्रांसलेट करके दे देगा। मतलब कैसे ट्रांसलेट कर रहा है? एट अ टाइम। एनी डाउट ऑन दिस? एट ए टाइम ट्रांसलेट किया, पूरा का पूरा सोर्स कोड उठाया एकदम से, और ये पूरा का पूरा सोर्स कोड ट्रांसलेट कर रहा है। जब पूरा सोर्स कोड ट्रांसलेट होगा बाइनरी में, तब जाके एग्जीक्यूशन होगा, और तब तुम्हें आउटपुट दिखना चालू हो जाएगा। दिस इज द सिनेरियो। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट कि इफ देयर इज अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर जो काम करके दे रहा था, वो दिन व्हाई देयर इज अ अनदर ट्रांसलेटर, जो कौन सा है ट्रांसलेटर? गुड। मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम था कंपाइलर में जिसकी वजह से इंटरप्रेटर वहां पे आया? क्या करता है वो अलग बात है, लेकिन व्हाई देयर इज ए इंटरप्रेटर?
कि अगर वहां पे कंपाइलर है फिर भी कंपाइलर में क्या इशू था, बिकॉज ये ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन कुछ भी ये, हाँ कंपाइलर एंड में एरर बताता है, ठीक है। गुड। ओके और हाँ और नहीं, एग्जैक्ट रीजन पे आ जाए, एग्जैक्ट रीजन ले लेते हैं, देखो एट अ टाइम ट्रांसलेट करेगा, बराबर है। सो दिस इज अवर फाइल, ठीक है। ये लाइन्स ऑफ कोड से, मतलब लिखे नहीं है मैंने, समझ लेना है लाइन्स ऑफ कोड से, डॉक्टर लिपि है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एरर आया एट दिस पोजिशन, यहाँ पे क्या है, एरर है। एरर मतलब इशू, ऐसा इशू जो हम क्या कर सकते हैं कि उसकी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, मतलब समझेगा नहीं कि क्या करना है। ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं, एरर, जिसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एरर है, यहाँ पे क्या है, इशू है। तो इसने क्या किया, यहाँ इसको ट्रांसलेट किया, इसको ट्रांसलेट किया, ये लाइन ट्रांसलेट करते करते कैसे आया, और लास्ट लाइन पे आके यहाँ पे इशू मिला, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कोड ट्रांसलेट हुआ क्या, नहीं हुआ। और अगर पूरा कोड ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा है तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा क्या। तो हमारा सिनारियो क्या था, एट ए टाइम मतलब द होल कोड विल बी ट्रांसलेटेड एंड आफ्टर द ट्रांसलेशन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ट्रांसलेशन ही पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आउटपुट ही नहीं दिखा। दिस इज द मेन इशू। प्रॉब्लम ये है कि लास्ट लाइन पे एरर आया ना, लेकिन प्रीवियस लाइन तो बराबर एग्जीक्यूट हुए थे, वो तो बराबर लिखे गए थे, एटलीस्ट उसका तो आउटपुट दे दो, बराबर है। सोचो, तुम लोग कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हो, 30 डेज का वर्क है, ठीक है। तुम लोगों ने 27 दिन काम किया, 3 दिन काम नहीं किया, और फिर वो कंपनी कह रही है कि नहीं तुम्हें पगार नहीं मिलेगा। 27 दिन काम किया लेकिन 3 दिन काम तो नहीं किया तो पगार नहीं मिलेगा, चलेगा क्या। धरने पे बैठोगे, सीजेपी को कॉल, हेलो कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ ये पगार नहीं दे रहे, ते म्हणते नाही माझा मुद्दा फक्त दिल्लीचा होता, मेरा काम सिर्फ दिल्ली तक था, वहां पे बीजेपी है इसकी वजह से, अभी झारखंड नहीं दिख रहा है उनको। हाँ हिपोक्रेसी रहे भाई, सोचो तुम लोग। ओके जो पार्ट, ये समझ में आया। उस पॉलिटिकल पे नहीं जाते, वो अलग है, हाँ बस जो गलती करेगा दोनों को पेलेंगे। हाँ ये समझ में आया प्रॉब्लम। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि सोचो हम भी ऐसा करेंगे तो कि लाइक कि 27 दिन तक काम किया लेकिन 3 दिन काम नहीं किया, इसकी वजह से 27 दिन का भी पगार नहीं दे रहे, तो ये तो इशू है। यहाँ पर भी वही इशू आ रहा है कि पूरा कोड ही लिया, पूरा कोड में फक्त सिर्फ लास्ट लाइन पे इशू था, जिसकी वजह से हमें ट्रांसलेशन का क्या आंसर ही नहीं आया। दैट इज द इशू। तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है इंटरप्रेटर, जिसका सिनारियो क्या होता है, देखो ये कोड तुम लोगों ने यहाँ से उठाया, तो पूरा कोड का सिनेरियो नहीं, क्योंकि अभी पूरा कोड पे ध्यान दोगे तो एरर देता है कि मतलब यहाँ पे इशू होता है, हमें आंसर नहीं आता है ठीक से। तो क्या किया जाता है, इस कोड को उठाया जाता है, इस कोड को ट्रांसलेट किया जाता है, तो जैसे ही ट्रांसलेट किया जाएगा इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऑब्वियसली खाना परोसने के बाद अगर थाली में खाना आ गया, वेट करते बैठोगे क्या, नहीं ना, कि को वो परोसने वाला चला जाए फिर मैं खाऊंगा, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। खाना है खा लो, ट्रांसलेट हुआ है तो एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ, एग्जीक्यूशन हो गया, आउटपुट आ गया, ट्रांसलेशन हुआ आउटपुट आ गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे लास्ट लाइन, यहाँ पे इशू है, मतलब ये ट्रांसलेशन नहीं करेगा, तो ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो एरर नहीं आएगा, सॉरी ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आगे वाला फ्लो वर्क नहीं करेगा। दिस इज द सिनारियो, ये ठीक है, ये चलेगा अपने लिए कि एटलीस्ट प्रीवियस लाइन का तो आउटपुट दिया ना उसने, जहां पे इश्यू था वहां से आगे आउटपुट नहीं देगा ये। लाइक अगर यहाँ पे इश्यू है, ठीक है, यहाँ तक तुम्हें आउटपुट देगा, ये यहाँ तक आउटपुट देगा, यहाँ से आगे आउटपुट नहीं दे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीवियस लाइन को तो आउटपुट दे रहा है ना। जिससे फायदा क्या हुआ, हमें ये समझ में आया कि अच्छा यहाँ तक आउटपुट आया है, इसका मतलब आगे आउटपुट नहीं आया तो प्रॉब्लम यहीं पे कहीं पे तो है। जहां तक आउटपुट आया
वहां तक चल रहा है ठीक से, वहां से आगे नहीं चला, तो हमें समझ में भी आएगा कि इशू कहाँ पर है। क्लियर है सबको? ये काम है इंटरप्रेटर का, जहाँ पे हमें कोड को अभी बताया है उस तरीके से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? बेनिफिट इसका क्या था? बेनिफिट इसका डिसएडवांटेज क्या था कि अगर पूरा सोर्स कोड है, लास्ट लाइन पे इशू है, तो बिकॉज ऑफ दैट लास्ट लाइन की इशू पे होने की वजह से भी तुम्हें आउटपुट नहीं देगा। और यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटर में सॉल्यूशन क्या मिला कि जहां पे एरर है वहां से आगे ये आउटपुट नहीं देगा, बाकी तो आउटपुट दे देगा, जिसकी वजह से इजी डिबगिंग हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, डिबगिंग मतलब क्या? एरर्स को सॉल्व करना। तो एरर्स को सॉल्व करना है तो पहले तो ये वर्ड को थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। डी बग, डीबग इसलिए आया क्योंकि देर इज अ बग। बग मतलब, तो एरर बोलो, बग क्यों बोल रहे हो? इशू बोलो, एरर बोलो, सीधा बग क्यों बोल रहे हो? पता है किसी को बग क्यों बोला जाता है इस इशू को, एरर को? गुड, गुड। पूरा सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है, मैं हिस्ट्री विस्ट्री कौन था कौन सा वो कोई लेना देना नहीं, कौन सा राजा था एंड ऑल कोई लेना देना नहीं, कौन सी शताब्दी का था कोई लेना देना नहीं, सिनेरियो क्या था? ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जब बिल्ड हो रही थी, स्टार्टिंग में इवेल्युएट हो रही थी, इवेल्युएशन होते समय वहां पे क्या हुआ था, एक इशू आया, और वो इशू जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। सॉल्व ही नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई करके देखा, ये टेक्निक यूज करो वो टेक्निक यूज करो, ये सब चेक करके देखा, इशू सॉल्व ही नहीं हुआ। फिर ये समझ में आया कि वहां पे एक रियल इंसेक्ट अवेलेबल है। रियल इंसेक्ट होने की वजह से वहां पे वो जो वर्क एक्चुअली वो वर्क नहीं कर रहा था, उसके दो सिनेरियोज है। एक वाला सिस्टम का कहते हैं कि वो वर्क नहीं कर रहा था, एक था कि डिस्प्ले पे वो बग डिस्प्ले पे जाके बैठा था। लोग ये यहाँ पे टर्न ऑन करो, मतलब यहाँ पे चल रहा है, उनका सोल्यूशन निकालना निकालना उनको लग रहा है यार ये ऐसे कैसे आ रहा है, यहाँ पे ये डॉट क्यों आ रहा है वहां पे। फिर जाके समझ में आया नहीं वो डॉट नहीं, वो बग है, उसको निकाल दो स्क्रीन से। सो ये इसकी वजह से ये बगाना चालू हो गया। वर्ड कैसे मेंशन हुआ? इशू मिल नहीं रहा, सॉल्यूशन हमने बहुत कुछ ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा। तो वो कहते हैं फिर अच्छा अरे वो बग है क्या, देखो फिर वहां से वो जो बग 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 बोलना चालू कर दिया, कंटिन्यूअसली बगिंग ही चल रहा है। उसके बाद इस बग मतलब इस इशू को सॉल्व करने के लिए दे रही थी बिग डी बगिंग। क्लियर है सबको? actual bug in early computing when there was an issue with the system and the bug was intersystem good। दो सिनेरियोज है जैसे मैंने बताया, कुछ सिनेरियोज क्या कहते हैं डिस्प्ले पे आया था, कुछ लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आया था, जिसकी वजह से करंट पास ही नहीं, पास या करंट अलग अलग तरीके से पास हो रहे थे। ऑब्वियसली वो अगर इनकेट वहां पे अवेलेबल है तो जिसकी वजह से वो करंट इधर उधर पास हो जाता है। ओके, क्लियर है? तो दो सिनेरियो, मतलब मैं वहां पे नहीं था तो मुझे पता नहीं, मैं वो उस जमाने का नहीं हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट में वहां पे नहीं था, लेकिन दो दो अलग अलग स्टोरीज बना के रखे लोगों ने। ठीक है, उसका लेना देना नहीं है, बग आया था क्या? आया था। क्लियर है सबको? एनी डाउट? नहीं समझ में आया? नोट डाउन करो चलो। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर बाद में एक और पॉइंट देखेंगे, ठीक है? कॉर्नर में दिसतंय का तिथे डिस्प्ले? नक्की ना? नाही पण मोस्टली तो कॉर्नर बसतोच नका, कारण तिथे मी थांबलेलो असतो त्यामुळे तुम्हाला डिस्प्ले दिसणार नाही।
डन। ओके। अब एक सिनारियो कैसे होता है कि अगर कुछ हम नया ट्रिक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर था फिर भी इंटरप्रेटर आया, कुछ डिसएडवांटेज की वजह से आया, तो यहाँ पे जो एडवांटेज था उसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो इंटरप्रेटर में भी डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस कौन से है? आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ डिबगिंग इजी बन रही है। टू एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस कौन से है पता है? स्लोअर है, वाई? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी वजह से स्लोअर है। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए एग्जाम्पल, ठीक है, समझ लेना एवरीवन। हमारे पास इतने चेयर थे, रो बाय रो देख लेते, रो बाय रो मतलब ये लाइन बाय लाइन। ओके, तो ये कितने, 1 2 3 4 20 ले ले एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 20, हमारे पास 20 रोज है, ठीक है। अब ये जो 20 रोज है, इसमें हमें ट्रांसलेशन की जगह हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ से आदित्य सेंटीग्राफ। पता है तुम लोग को आदित्य सेंटीग्राफ? अपना जहाँ पे तुम लोगों ने एडमिशन लिया होगा, ठीक है। इतनी जो चेयर्स है ना, ये चेयर्स को हमें ट्रांसफर कहाँ पे करना है? आदित्य सेंटीग्राफ में, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करोगे? पहला, कंपाइलर की टेक्निक, एट ए टाइम पूरा उठाओ, ट्रांसफर कर दो। तो इसको जितने चेयर्स है सबको उठाया हमने, टेम्पो लिया, ट्रांसलेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पूरा का पूरा चेयर्स हम अगर टेम्पो में डाल रहे हैं तो उस टेम्पो में उस चेयर्स को मेंशन करने के लिए या लोड करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स ले ले, तो यहाँ पे ये 30 मिनट्स बने, ठीक है। फिर यहाँ से वहां पे ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स। इतना जवळ तर रे। हाँ, 10 मिनट्स। और फिर वहां से अनलोड करने में और 30 मिनट ले लो। टोटल कितना टाइम बना? मतलब ये काम हमारा कितने टाइम में हुआ? 70 मिनट में हुआ। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि यही 20 रोज है जो तुम अभी ट्रांसफर करोगे, लेकिन रो बाय रो करोगे। पहली रो उठाई, लोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं, ट्रांसफर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ट्रांसफर करने में उसका एग्जैक्ट उतना ही काउंट ले लेते हैं, थोड़ा सा कम लगेगा, 7 मिनट 4 मिनट ऐसा कुछ तो भी ले लेते हैं, बट थिंग इसकी उतना टाइम ले लेते हैं। तो एक रो को कितना टाइम लग रहा है? सपोज 10 मिनट्स, कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। एक रो को कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स। ऐसे कितने रोज है हमारे पास? 20 रोज। टोटल कितना टाइम लगा? कितना? कितना? मिनिट सांग रे, कम्पेअर करायचं. हम्म. एक रो को 10 मिनट्स लग रहे हैं, 20 रो को 200 मिनट्स लगेंगे। सीधी डिफरेंस। इसकी वजह से तुम एक साथ अगर काम कर रहे हो तो वो फास्टर हो जाता है, लेकिन तुम ऐसे लाइन बाय लाइन करते हो तो स्लोअर बन जाता है। और इसी वजह से पाइथन लैंग्वेज स्लोअर है। तो पाइथन क्यों स्लोअर है? बिकॉज पाइथन में इंटरप्रेटर यूज किया जाता है, और इसी वजह से इसको इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहा जाता है। बस इतना लिखते रखो, स्लोअर लैंग्वेज होती है, ठीक है। और फिर आते हैं अपने पॉइंट पे। आई होप तुम लोगों ने रिसर्च करके आए होगे तुम लोग। किया रिसर्च? हाँ, देखते रिसर्च में क्या क्या किया। बताओ, पाइथन के लिए हमने क्या क्या मेंशन किया था? हाँ, पहले हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। वाई हाई लेवल मतलब क्या होता है एक्चुअली? हाई लेवल मतलब रिसर्च किया ना? हाँ, तो हाई लेवल मतलब? हाई लेवल, लो लेवल। हम्म। मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट इसकी वजह से हाई लेवल है। एक नीरज चोपड़ा के बाद तू ही सीख रहा है। नहीं, वैसा नहीं होता। ह्यूमन रीडेबल है, गुड। तो ह्यूमन रीडेबल इसकी वजह से हाई लेवल है। अब आता है क्वेश्चन पे। ह्यूमन रीडेबल मतलब ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, इसकी वजह से हाई लेवल कह रहे हैं, ठीक है।
और जो ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल नहीं है वो लो लेवल। बाइनरी समझ में आ जाएगी हमें, तो लो लेवल। अब यहाँ पे आते हैं हिपोक्रेसी ह्यूमन बीइंग की। जैसे कि तुम लोगों को वो एक स्टोरी पता है तुम लोगों को, एक ऐसे लोमड़ी होती है देखो, ऐसे खेतों से ऐसे जा रहे होती है, वहां पे ना बहुत सारे अंगूर की खेती होती है, ठीक है। तो उसको अंगूर चाहिए होते हैं, लोमड़ी को वो अंगूर चाहिए होते हैं। वो बहुत ट्राई करती है लेकिन उसको अंगूर मिलते ही नहीं। तो जाते जाते लोमड़ी क्या बोलती है, अंगूर क्या है, खट्टे हैं। तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, जो भी बाइनरी लैंग्वेज है समझ में नहीं आ रही है, लो लेवल है। जो समझ में आ रहा है वो हाई लेवल है। मेरा वाला बढ़िया, मतलब वो सद्दा कुत्ता टॉमी, सद्दा कुत्ता कुत्ता, देखो तुम लोगों को क्या करना है। ये ह्यूमन का क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग को बाद में ले लेते हैं, क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग को हम प्रोग्रामिंग के साथ करके देखेंगे, ठीक है। उसका प्रूफ प्रोग्रामिंग के साथ आएगा। हाँ नेक्स्ट, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अपर केस लोअर केस डिफरेंट होते हैं सेम होते हैं, डिफरेंट, गुड। तो अपर केस लोअर केस ट्रीटेड डिफरेंटली। मगर मैंने ऐसे डी लिखा और फिर यहाँ पे ऐसे भी लिखा, तो दोनों अलग अलग कंसिडर किया जाएगा। इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। क्लियर है सबको, केस सेंसिटिव समझ में आया। हाँ नेक्स्ट, ओपन सोर्स मतलब, हाँ मेरे को लगा ही सब तो ऐसा बोलेगा। कोई तो एक बोलेगा फ्री टू यूज, तो फ्री टू यूज है तो उसको फ्री टू यूज बोलो ना, ओपन सोर्स क्यों बोल रहे हो। ये क्वेश्चन, ये मेन है, वो फ्री टू यूज नहीं होता। फ्री टू यूज तो अलग फीचर बनाना फिर इसका, ये अलग फीचर है फ्री टू यूज। ओपन सोर्स मतलब फ्री टू यूज नहीं होता। ओपन सोर्स मतलब होता है इसका सोर्स कोड, मतलब इसके लिए जो कोड लिखा गया है वो ओपनली अवेलेबल है। ओपनली अवेलेबल है क्यों लिखा गया, बाकी लोग यूज करें इसकी वजह से नहीं, यूज ही करना है तो उसके लिए, मतलब फ्री टू यूज ही करना है तो उसके लिए तो एप्लीकेशन है ना। वो एप्लीकेशन तो वो दे रहे हैं ना तुम्हें फ्री में, तो फ्री टू यूज बना, ये ओपन सोर्स बना क्या, नहीं बना। ओपन सोर्स का मतलब सोर्स कोड दिया तुम लोगों को, एंड नाउ तुम्हें यहाँ पे कुछ अपडेटिंग करना है तो तुम कर सकते हो। दैट मीन्स अगर तुम ओपन सोर्स बोल रहे हो कोई भी लैंग्वेज को या कोई भी टेक्निक को, ओके, अगर तुम ओपन सोर्स बोल रहे हो इसका मतलब यू कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर इनटू दैट टेक्नोलॉजी। तुम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे, जैसे कि उसका सोर्स कोड उठाया पाइथन का, पाइथन का सोर्स कोड उठाने के बाद उसके अंदर कुछ तो भी तुम लोगों ने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, ये जो भी तुम्हारी थीसिस थी, ये थीसिस उस ऑर्गेनाइजेशन पे, पाइथन पे कुछ तो भी लीडिंग बैठे होंगे, उन लोगों को भेज देना। उन लोगों को तुम्हारी थीसिस बढ़िया लगी, वो क्या करेंगे, तुम्हारा कोड पाइथन के अंदर डाल देंगे, नेक्स्ट वर्जन में तुम्हारा कोड दिखेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी मंथ पाइथन का कोड, पाइथन का नया वर्जन आते 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 जा रहा है, बिकॉज ये ओपन सोर्स है। आया समझ में, ओपन सोर्स मतलब सोर्स कोड अवेलेबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरीवन कैन बी ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू दी टेक्नोलॉजी। क्लियर है। विंडोज ओपन सोर्स है क्या, विंडोज ओपन सोर्स है, नहीं है, तुम उसका कोड चेंज नहीं कर सकते, वो देखने भी नहीं जाएगा कोड। सी ड्राइव में ओपन करके देखो एक बार, सी ड्राइव से ओपन करके देखोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, यू आर नॉट अलाउड। मेरे ही सिस्टम में मुझे अलाउड नहीं कर रहा है बंदा। क्लियर है, ओके, एनी डाउट। ओके नेक्स्ट, इंटरप्रेटेड। तो अभी हमने देख लिया था, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब समझ में आया। हाँ क्या बोलोगे, एग्जीक्यूशन बोलोगे तो भाई ऐसा बोलूंगा ना मैं। इंटरप्रेटर क्या है, ट्रांसलेटर है ना, तो ट्रांसलेटर है इसका मतलब वो ट्रांसलेट करेगा। तो सिर्फ एग्जीक्यूशन बोलने पे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इट विल ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द कोड, सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करने का काम तो बाकी लैंग्वेजेस में होता है। सभी लैंग्वेजेस लाइन 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 बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट, फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट, इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका भी। बट इंटरप्रेटर अगर तुम बोल रहे हो, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज अगर बोल रहे हो, तो वो पहले ट्रांसलेशन करेगा और फिर
एग्जीक्यूशन करेगा। ये याद रखना, मॉक में मैं पूछूंगा ये, बहुत बार पूछूंगा ये। ठीक है कि ये क्या होता है, ट्रांसलेट प्लस एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आगे मॉक में किसी ने सिर्फ एग्जीक्यूट बोला, अभी हाईलाइट करके दे रहा हूँ, अगर सिर्फ एग्जीक्यूट अगर बोला तो भाई देख लेना तुम लोग। ठीक है, लास्ट बैचेस में हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। मतलब मैं अभी तक कितने बैचेस लिया याद नहीं, काउंट नहीं है। 18-19 कुछ तो भी था लास्ट टाइम मैंने कभी चेकआउट किया था, उतने बैचेस। एवरी बैचेस में मैं बता रहा हूँ भाई, ये ट्रांसलेट सिर्फ नहीं बोल सकते तुम लोग, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं बोल सकते, क्योंकि एवरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, एवरी लैंग्वेज में सॉरी एग्जीक्यूट नहीं बोल सकते, क्योंकि एवरी लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन ही होता है। तो बाकी लैंग्वेज क्या है, इंटरप्रेटेड है क्या, नहीं है। जावा में भी देखोगे तुम लोग तो वो लाइन बाय लाइन, सी देखो ना, सबसे पहली लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, ऐसे ही होता है। पहले हेडर फाइल्स होती है, वाइड में जाता है, उसके बाद नॉट हो, तो एग्जीक्यूशन वो लाइन बाय लाइन ही हो रहा है। तो इसका मतलब सी लैंग्वेज क्या है, इंटरप्रेटर है, नहीं है। इस वजह से ट्रांसलेशन प्लस एग्जीक्यूशन बोला जाता है। गेटिंग? अब समझाने के बाद भी अगर किसी ने बोला तो देख लेना, लेकिन बोलते हैं कोई ना कोई तो बोलेगा, ये देख लेना। तो लास्ट बैचेस में भी हुआ था, अभी रिसेंटली हमने सैटरडे मॉक लिया था, पूछ लिया मैंने इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स क्या, तो एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन। ऐसा कपाड़ा वाला सा हाथ मार लगा बताने के बाद भी, इतनी बार बताया, इसकी वजह से तुम लोग को ज्यादा टाइम दे रहा हो। हाँ अभी हाईलाइट हुआ ना, 5 मिनट हाईलाइट हुआ ये। हाँ अभी आगे कंटिन्यू करो, चलो बताओ नेक्स्ट। हाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, गुड, ये वाला ले लेते, ये बेटर हुआ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब सेम कोड कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो अभी हमारे पास थिंग इज की प्रॉब्लम, ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये फीचर क्यों बना? ये लिखा एक बार है तो सब जगह पे यूज हो रहा है, तो बढ़िया ही है ना। बढ़िया मतलब कि ऐसे कहोगे तो ये तो होना ही चाहिए सब जगह पे। तो ये फीचर ऐसा ऐसा फीचर जैसा क्यों बनाया जा रहा है इसको? क्योंकि हमारे पास एग्जांपल में ले लेते हैं दो सिस्टम से। ओके, ये एक सिस्टम, इस सिस्टम पे एक प्रोसेसर यूज किया जा रहा है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जा रही है। प्रोसेसर वन, ऑपरेटिंग सिस्टम वन। इमेजिन करना तुम्हारे सिस्टम का प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और फिर देर इज अनदर सिस्टम, एंड इनटू दैट अनदर सिस्टम देर इज अ प्रोसेसर टू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू। यहाँ पे विंडोज है तो यहाँ पे लिनक्स ले लो, उबंटू ले लो, ओके, या फिर काली लिनक्स ले लो, हैकिंग सीधा, ठीक है। या फिर तुम्हारा मैक ओएस वगैरह होगा तो तुम ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब नाउ थिंग इज अबाउट कि अगर तुम्हारे पास ऐसी सिस्टम्स होते हैं, तो इस सिस्टम्स में जो भी ट्रांसलेशन वगैरह होते हैं, तो ये ट्रांसलेशन करने का जो भी इंस्ट्रक्शन सेट थे, मतलब ये कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, तो पहली स्टेप क्या फॉलो की जाएगी, सेकेंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी, तो इसके अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। सपोज इसके I1 I2 I3 I4 I5 लिख के रखा है मैंने तो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब पहले उसने उसको भी लोड किया होगा, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करते समय इसने अलग तरह का यूज किया है, तो ये इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। इतना डिटेल में लिखने की वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट है, I1 I2 I3 I4 I5 I6, दीज आर द इंस्ट्रक्शन सेट एक सिस्टम के, ठीक है। दूसरी सिस्टम के भी सेम इंस्ट्रक्शन सेट नहीं होते हैं, बिकॉज तुम्हारा प्रोसेसर अलग है, प्रोसेसर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो अलग है। और कभी भी मतलब मोस्टली अगर तुम देखोगे तो दो सिस्टम्स के प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम मैच कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन में तुम कितना भी ढूंढो, एक साथ कहीं पे तो मिल जाएगा कि हाँ सर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्रोसेसर है वो सेम है। तो ऐसे में सोचना I3 है तो I3 और विंडोज है तो सबके पास I3 विंडोज है, ऐसा नहीं होता। I3 में भी मॉडल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, कुछ I3 के मॉडल I5 से बेटर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वर्जन होते हैं, विंडोज 10 चल रहा है इसका मतलब नहीं विंडोज 10 पॉइंट में भी कुछ पॉइंट से आया समझ में। तो वर्क नहीं कर मतलब कि ऐसा होगा ही नहीं कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम या दो सिस्टम्स हमारे टोटली सेम है जिनका बाइनरी करने का कोड एकदम सेम है, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं।
हुआ तो समझ लेना रब ने बना दी जोड़ी। क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको। अब इसके इंस्ट्रक्शंस देखो, सपोज एग्जांपल इसके इंस्ट्रक्शंस में INS बने, इसका अलग था, उसका पहला सेट अलग, उसके बाद हाँ सेकंड शायद सेम बनेगा, लेकिन थर्ड विल बी फिर डिफरेंट, फिर ये फोर्थ वन अगेन डिफरेंट, फिर फिफ्थ वन अगेन डिफरेंट। तो ऐसे इसके इंस्ट्रक्शन सेट थे। तो सोचो मेरे पास मेरा एक कुछ तो भी कोड है, ओके। और सोर्स कोड ले लेते हैं, मतलब प्रोग्राम ले लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, ओके, सिस्टम वन में एग्जीक्यूट करना है, तो ये एग्जीक्यूशन करते समय एग्जीक्यूशन करने के लिए पहले ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ट्रांसलेशन करने के बाद ये कुछ तो भी बाइनरी कोड बनाएगा, बाइट कोड भी कहते हैं उसको, ठीक है। बाइट कोड मतलब बाइनरी मतलब एकदम 00 से पहले वाला कोड जो होता है उसको बाइट कोड कहा जाता है, ठीक है। ये बाइनरी कोड के बारे में हम कह रहे थे। तो बाइनरी कोड बना दिया इसने 0101 फॉर्मेट में, लेकिन कौन से तरीके से बनाया, इस इंस्ट्रक्शन सेट के साथ बनाया। इसका तरीका अलग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे अगर ये तरीका अलग है, तो तुम्हारे पास बाइनरी कोड जो होता है, सेम बाइनरी कोड को हम दूसरे सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन सेट अलग है। जिस तरीके से ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ था और ये जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है वो अलग है टोटली, बिकॉज ऑफ इस इंस्ट्रक्शन सेट की वजह से सोर्स कोड भी अलग लिखना पड़े, बराबर ना। सोर्स कोड भी अलग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको अलग चाहिए उसको अलग चाहिए। तो ये अगर देखेगा तो यहाँ पे हम अगर बोलेंगे तो ये कुछ अलग ही दे देगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर है, एनी डाउट। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बना गई है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट बना। ये बनाया तो इसी कोड पे चलेगा, इसी सिस्टम पे चलेगा, यहाँ पे है तो ये इसी सिस्टम पे चलेगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, दिस इज द इशू है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंटली आने आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके साथ तो नहीं आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है पाइथन का इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर और कर्नल ले लो, कर्नल भी एग्जीक्यूशन करने का काम करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर विजुअल स्टूडियो कोड में ले लो, एंड कर्नल जो पाइथन नोटबुक सुना है कभी, जो पाइथन नोटबुक AI मशीन लर्निंग में काम करने वाले हैं। हम जब डेटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे ना, तब हम जो पाइथन नोटबुक ओपन यूज करेंगे, पहले विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पाइथन कर्नल और इंटरप्रेटर जो है, इनका काम कैसे होता है कि सोर्स कोड को यहाँ से उठाया, अब ये खुद सिस्टम उसको ट्रांसलेट करने वाली थी, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर बोलेगा देखो मेरे साइड से है, ये बंदा मुझे पहचानता है, मैं इसको पहचानता हूँ, तो तुम रुको मैं करके देता हूँ, तुम आराम से बैठो। तो यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर और कर्नल इंटरेक्शन के साथ ये क्या करेगा, सोर्स कोड के इसके इंस्ट्रक्शन सेट की जगह पे सोर्स कोड को ही उठाएगा और उसको ट्रांसलेट करेगा, उसका काम करके देगा। एक्चुअल वर्क नहीं कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करके दे रहा है उसके अलग तरीके से, और फिर यहाँ पर भी वही कर रहा है दोनों सिस्टम पे। तो अगर तुम्हारे सिस्टम पे इंटरप्रेटर और कर्नल कौन से पाइथन के अवेलेबल है, तो तुम सेम सोर्स कोड को डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में वर्क करवा सकते हो। अब जाके आता है कि बिकॉज ऑफ दिस पाइथन ये जो लैंग्वेज है, इसका सोर्स कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। गेटिंग, मतलब जरूरी नहीं है इसी सिस्टम पे चले, अगले सिस्टम पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, किसी भी सिस्टम पे चलेगा। तो ये होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ में आया, एनी डाउट, क्लियर है सबको। हाँ, इसको नोट डाउन करो, यहाँ पे लिखना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी।
डन। एनी डाउट? लिनक्स इज ओपन सोर्स, दैट इज ऑल्सो सेम। हाँ, लिनक्स में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तुम लोग। हाँ, डन। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझ में आया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, नाउ नेक्स्ट चलो, अनदर फीचर, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी। एंड में ले लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ग्लू लैंग्वेज, हाँ ये वाला ले लेते हैं। ग्लू लैंग्वेज, ग्लू का यूज क्या होता है, ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन करने के लिए ही ये लैंग्वेज का काम होगा। कैसे, अलग अलग तरीके से। जैसे कि एग्जांपल, एक यहाँ पे एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, पता है क्या, कौन सा यूज करके। हाँ, एपीआई वगैरह यूज करके, गुड। और गुड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो, ग्लू लैंग्वेज अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ तो भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का सिनेरियो देखो, जैसे कि तुम लोगों ने कभी रजिस्ट्रेशन वगैरह किए थे, फॉर्म्स वगैरह फिल करके, लाइक स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किए होंगे कभी, या फिर तुम लोगों ने व्हाट्सएप तो ओपन किया होगा ना, व्हाट्सएप पे भी तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, इंस्टाग्राम पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ा होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन करना मतलब क्या किया तुम लोगों ने, वो जो भी फॉर्म था वो फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद सिनारियो ये है कि तुम्हें जो डेटा दे रहे हो, डेटा सीधा डेटाबेस में जाना चाहिए। ओके, तो तुम्हें जो वो स्क्रीन पे दिख रहा था फॉर्म, दैट फॉर्म, उस फॉर्म को कहते हैं फ्रंट एंड, जो यूजर को दिखता है सीधा। मतलब हमने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट में हमें फॉर्म दिखा, तो वो बना हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, जो बनाया जाता है यूजिंग दी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, बाकी कुछ लगाना है तो और लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ये। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके ये फ्रंट एंड बनाया। और फ्रंट एंड बनाने के बाद ये डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, डेटाबेस में, राइट। तो ये जो भी हमारे डेटाबेसेस है, तो इस डेटाबेस में ये डेटा जाना चाहिए था, डायरेक्ट जाना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाता है, भेज नहीं पा रहे हम। गेटिंग? तो वहां पे आता है बैक, जहां पे बैकएंड में इस डेटा को, फ्रंट एंड से डेटा उठाया और फिर बैकएंड में ट्रांसफर कर दिया, सॉरी डेटाबेस में ट्रांसफर कर दिया, ये बैकएंड का काम है। ठीक है, अब बैकएंड में फिर एक्स्ट्रा फीचर्स आना चालू हो गए, जैसे कि डेटा प्रॉपर है या नहीं वो चेक करो, डेटा में कुछ तो भी चेंजेस करके वो चेक करो। तो ये सब चीजें बैकएंड में आना चालू हो गई, तो पाइथन ये बैकएंड लैंग्वेज भी है। तो एज अ बैकएंड, पाइथन लैंग्वेज का यूज होता है जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को क्रिएट करता है। साथ ही साथ एपीआई वगैरह के बारे में थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। बट थिंग इज की एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का इंटरफेस। ओके, मतलब ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना है व्हाट्सएप, अब मुझे व्हाट्सएप को डायरेक्टली एप्लीकेशन को यूज करे बिना मुझे किसी को मैसेज शेयर करना, मेरे एप्लीकेशन से, मेरे एप्लीकेशन से, मेरे जो एप्लीकेशन बनाए, जैसे कि एक एप्लीकेशन ले लो अपना, इस इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है। तुम जैसे एनरोल करते हो, एनरोल करने के बाद तुम लोगों ने अगर फी पे की, तो तुम लोगों को कैश सीधा जाएगा, मैसेज जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो मैसेज तुम लोगों को सीधा व्हाट्सएप पे जाना चाहिए, उसके लिए मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा, वहां से मैसेज भेजूंगा, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो तो एप्लीकेशन बना ही नहीं ना, वो तो मैन्युअली कर रहे हैं ना। तो फॉर दैट देयर इज एपीआई, उस एप्लीकेशन और हमारे प्रोग्रामिंग का इंटरफेस ज्वाइन करने के लिए एपीआई होता है। उस एपीआई को कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन यूज किए बिना सीधा सीधा हम शेयर कर सकते हैं डेटा। ये होता है उसका काम। क्लियर है सबको? एनी डाउट?
समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो ये पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को फिर से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। हमारा एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन कंपोनेंट को कनेक्ट करना एपीआई से हुआ। ये कंपोनेंट कनेक्ट किए, उसके लिए बैकएंड चाहिए था, यहाँ पे हमने पाइथन यूज किया। आगे जाके ऐसे होता है कि पाइथन को ही फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी, मतलब बैकएंड में सपोज पीएचपी चल रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे कोई और लैंग्वेज और चल रही है, तो उसमें कनेक्शन देने के काम करने के लिए भी पाइथन होता है। तो ऐसे पाइथन को बीच बीच में यूज करते होते हैं। क्लियर है? तो इसे कहेंगे हम ब्लू लैंग्वेज। ब्लू लैंग्वेज मतलब कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स टुगेदर। आया समझ में? इन डाउट? नेक्स्ट, लिखना है क्या? ये लिख के रखो, चलो। लिखना है तो लिख सकते हो। ये क्या होगा अपना, जिसकी वजह से इसको ब्लू लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है? तो लिख के रखना ब्लू लैंग्वेज का। डन? इन डाउट? हो गया? ओके, तो हाँ, नेक्स्ट फीचर बताओ चलो। सेशन कितने बजे तक है? अच्छा, 3:20 ना? ठीक है। हाँ, ब्लू लैंग्वेज के बाद और कुछ है क्या? रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज ना, वो देख लेते हैं। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज मतलब पाइथन के पास ना ऑलरेडी ऐसे कुछ तो भी फाइल बना के रखे हैं जिसमें ऑलरेडी कोड है अवेलेबल। ठीक है? मतलब तुम जैसे कोड करने वाले हो, एक फाइल ओपन करोगे, कोड करोगे, ऐसे कोड ऑलरेडी बना के रखे हैं। जिसका फायदा ये है कि ऐसे कोड को यूज करके क्या किया गया है, आगे जाके तुम्हारे पास अलग अलग डोमेन्स में तुम काम कर सकते हो। ऐसे फीचर्स बना, ऐसे फीचर्स यहाँ पे बनाए जिसकी वजह से तुम मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो। ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से तुम एआई में काम कर पा रहे हो। ऐसे फीचर जो डेटा एनालिसिस में काम करवा के दे रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम करवा के दे रहे हैं। कुछ फीचर्स विजुअलाइजेशन के हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ फीचर्स है। तो ऐसे मल्टीपल लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है। इसको रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। तो ये रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज जो है, इसका फायदा क्या हुआ कि तुम वेरियस डोमेन्स में काम कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर। और ये जो रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, ठीक है, ये है बनाई गई एक्सटेंसिबल लाइब्रेरीज। ठीक है? जो रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, हम कह रहे हैं ये क्या है, एक्सटेंसिबल है। अब एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटर्नली ऐड की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक्सटर्नली मतलब कि डिफरेंटली ऐड किया गया है ऐसा नहीं। उसको हम अलग लैंग्वेज में डेवलप करके रखें। जैसे कि ऐसी लाइब्रेरी जो पाइथन के साथ साथ सी प्रोग्रामिंग से बनाई है। तो अब सी प्रोग्रामिंग से बनाया तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि सी प्रोग्रामिंग से बनाया है तो सी इज द कंपाइलर लैंग्वेज। ठीक है? तो कंपाइलर लैंग्वेज है तो उसका कुछ तो भी सोर्स कोड होगा, तो उसको ऑलरेडी कंपाइल करके रख सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी उसको अगर कंपाइल करके रखा है तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन होगा वापस वो ट्रांसलेट करने का काम आएगा क्या? तो फ्लो में स्पीड अप हुआ ना अपना। वो जो टास्क हमें ट्रांसलेट करना था वो ट्रांसलेशन करने का काम चला गया, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सीधा सीधा उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दिस एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी कंपाइल करके रखी हुई है, जिसकी वजह से हमारा स्पीड भी बढ़ रहा है।
तो जो हम रेगुलर कोर पाइथन ले रहे हैं, उस पाइथन के अंदर अगर कुछ फीचर्स है, वैसा ही फीचर अगर लाइब्रेरी दे रही है, तो लाइब्रेरी वाला फीचर फास्टर है तुम्हारे फीचर से ज्यादा। पाइथन वाले फीचर से ज्यादा लाइब्रेरी वाला फीचर फास्टर है। एग्जाम्पल, पाइथन के पास लिस्ट है, एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें तुम डेटा स्टोर करके रखोगे। ओके। और फिर सेम हमारे पास numpy एक लाइब्रेरी है, उसके पास एरे है। तो numpy एरे इज 50 टाइम्स फास्टर देन पाइथन लिस्ट। सबसे फास्टर कौन है? numpy का एरे है, पाइथन लिस्ट से भी ज्यादा। कितना? 50 टाइम्स फास्टर। ओके। प्रूफ क्या है वो हम डेटा एनालिसिस जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। पीओसी बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्लियर है। एक्सटेंसिबल का मीनिंग भी समझ में आया और डिटेल वाला मीनिंग समझ में आया। हाँ। एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंशन नहीं। हाँ क्लियर है। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं। हाँ आगे, अब रीसेट ऑफ लाइब्रेरी की वजह से क्या हुआ, वेरियस डोमेन्स में काम कर सकते हो। ओके, और कुछ? अनदर फीचर, चलो। हम्म। डायनेमिक टाइप, वो तो बोला ना मैंने, मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा उसको सीधा। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के साथ देखेंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो तुम्हें नहीं समझेगा। अभी बताऊंगा तो नहीं समझेगा, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें वेरिएबल पता होना चाहिए, वेरिएबल के लिए आइडेंटिफायर पता होना चाहिए, आइडेंटिफायर के लिए हमें लिटल्स पता होना चाहिए, लिटल्स के लिए हमें टोकन्स पता होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए स्टार्टिंग। तो हमने करके ही नहीं देखा। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी ना, ओओपी एक फीचर है। ओओपी फीचर भी हम जब ओओपी कॉन्सेप्ट लेंगे तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बेटर टेक्निक क्यों है। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। इतना हो गया। ठीक है। अब अगर किसी ने तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा व्हाट इज पाइथन, क्या ये आंसर दोगे तुम लोग? नहीं दोगे तो क्या दोगे फिर? यही दोगे ना? व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड एज लो लेवल लैंग्वेज एंड ऑल। ऐसा बड़ बड़ करके ऐसा जनरेटर चालू करने का ना, वो छोड़ने का ही नहीं। तो कैन वी से दैट कि ये व्हाट का भी आंसर है? कैन वी से दैट कि ये फीचर्स का भी आंसर है? और किसी ने पूछ लिया व्हाई वी यूज पाइथन, क्या बताओगे? यही बताओगे? इसी का आंसर है फिर ये। तो ये तीन क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो। बहुत सारी चीजें तुम लोग को अदर लैंग्वेजेस में मिलेगी, स्टिल पाइथन को हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर तुम व्हाई पूछा गया आपको, व्हाई वी यूज पाइथन, ये मिस नहीं कर सकते तुम लोग। क्योंकि बता देता हूँ कैसे। तुम लोगों ने हमारे पास जावा भी है अवेलेबल, राइट? जावा का कोर्स भी है, हमारे पास पाइथन का कोर्स भी है। तुम लोगों ने पाइथन क्यों चूज किया? हाँ, इजी लैंग्वेजेस की वजह से। वो सिंपल है इसकी वजह से। तो सिंपल है उतना ही काम करोगे क्या? कॉम्प्लेक्स कोड नहीं करोगे क्या फिर? नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स कोड। तो हमें तो प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स लेवल पे करने पड़ते हैं। हम तो डेटा साइंस एआई में जाने वाले हैं, उसका क्या फिर? तो वहाँ तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ेगी। तो ये तो आंसर नहीं दे सकते तुम लोग, इजी है बेटर है, ठीक है मान लिया, लेकिन नहीं दे सकते। ओके, और कितने लोग यहाँ पे आए जो डेवलपमेंट में आगे आगे, मतलब सीआरएम टीम वाले ने कहा कि हमारे पास एक कोर्स है पाइथन विद डेटा साइंस विद एआई एनालिटिक्स। कितने लोग आए यहाँ पे ये नाम सुन के? 90% आए। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है डेटा साइंस मशीन लर्निंग क्या है। लेकिन सीआरएम ने बोला अच्छा लग रहा है ये करना है मेरे को। क्या कर रहे हो? कोर्स कौन सा है? डेटा साइंस विद एआई। क्योंकि अभी तो मार्केट में एआई आई चल रहा है ना। ये एआई है, ये एआई है, ये भी एआई है। तो ये एआई क्या होता है, वो सीखने के लिए आए ना। तो फॉर दैट, अगर हम जो कह रहे हैं कि थिंग कि तुम ये नाम की वजह से आए, तो ये नाम क्यों मिला इसको? लाइब्रेरीज की वजह से मिला। तो इसके वजह से तुम इसको मिस नहीं कर सकते। आया समझ में? एनी डाउट? क्लियर है सबको? ओके, तो दिस इज फॉर टुडे। जीयूआई सपोर्ट, हाँ ठीक है, कह सकते हो तुम लोग। और बहुत सारे हैं, अब एवरी फीचर्स को हम देखते जाएंगे। जैसे कि तुम लोगों ने सिर्फ डायनेमिक टाइपिंग बताया था ना,
हमारे पास डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक सीमेंटिंग भी होता है। क्या होता है जब हम कोडिंग करके देखेंगे, दैट टाइम मतलब समय आने पे बताऊंगा, उसका टाइम अभी नहीं आया है। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? हाँ, तो आज के लिए फिर कितने वाजेपर्यंत सेशन आहे तुमचं? 3:20 पर्यंत आहे का? हो गया फिर टाइम। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, कल कल हम अल्गोरिदम्स बिल्डिंग देखने वाले हैं, ठीक है? ओके, अल्गोरिदम बिल्डिंग। और फिर हम मंडे को, मतलब मैंने 3 दिन को तुम्हें बफर टाइम दिया और उसके साथ साथ बहुत सारे बेसिक चीजें कंप्लीट करवा के लिए, एक मेन चीज रही है वो कल की। तो प्रोग्रामिंग भी कल स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोगों को इंस्टॉलेशन करके रखना है। मंडे से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा सीधा, मतलब सीधा कोडिंग करके देखेंगे। ओके, जिसका फायदा क्या है, क्योंकि अब कल जो हमने देखा उसी फ्लो से हमें जाना है। कल का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोग्रामिंग करते समय स्टक हो जाते हो। रीजन ये होता है कि तुम क्या लिखना चाहते हो उस पर फोकस होता है। तो कल ये फोकस हमारा डाइवर्ट करना है। कल जो है विदाउट प्रोग्रामिंग करते हुए भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका ही आगे जाके तुम लोग यूज करोगे लाइफ टाइम तक। गेटिंग? कोडिंग में क्या लिखना है उस पर फोकस नहीं चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए? उस टास्क को कंप्लीट करने के स्टेप्स पे। और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कहा जाता है एल्गोरिदम। तो कल हम एल्गोरिदम बिल्डिंग देखेंगे, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम नहीं है, वो टाइम जब डेटा स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एवरीवन। अटेंडेंस फॉर्म दिया तो है, आया नहीं क्या? ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट, चैट बॉक्स में अटेंडेंस फॉर्म, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक, और यहाँ पे हाँ कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिए गए, तो जिन लोग को एनरोल करना है कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे कनेक्ट कर लेना।